हम पढ़ेंगे इस वीडियो में आरआरबी पीओ मेंस 2024 के लिए डीआई के क्वेश्चन क्वांट के। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें 3 टाइप्स ऑफ कॉइन दिए हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, जो कि 3 तरीके के बैग्स हैं, पी क्यू आर उसमें पड़े हैं। ठीक है, देन नीचे सारा डाटा है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, देन आप आगे सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलो देन हम आगे सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हमारे पास 3 तरीके के कॉइन्स हैं और 3 तरीके के बैग्स हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बना लेंगे। एक है हमारे पास गोल्ड कॉइन्स, देन सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, पी क्यू और आर, ये पास हो गए हमारे पास 3 तरीके के बैग्स। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कॉइन्स इन बैग क्यू इज 37.5% मोर देन दैट ऑफ पी। यानी कि क्यू में यहाँ पे जो कॉपर कॉइन्स हैं, ये वाले जो कॉपर कॉइन्स हैं, वो पी वाले से 37.5% ज़्यादा है। 37.5% मीन्स 3/8। इसका क्या मतलब है, अगर पी में कॉपर कॉइन्स 8x हैं तो क्यू में कितने हो जाएंगे, 11x। ठीक है, होप सो ये आपको क्लियर है। देन नेक्स्ट लाइन, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इन बैग आर इज मोर देन दैट ऑफ पी। यानी कि यहाँ पे आर में, यहाँ पे जो सिल्वर कॉइन्स आएंगे वो पी से, यहाँ से ज़्यादा होंगे। एंड यहाँ पे ब्रैकेट में हमें गिवन है कि आर में जो सिल्वर कॉइन्स है वो है प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये जो नंबर है वो प्राइम है और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। ठीक है, while gold coins in bag Q is half of P। यानी कि यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन्स होंगे वो P का हाफ होंगे। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको लिख लिया 2B, तो ये हो जाएगा B। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉइन्स इन बैग Q एंड बैग R इज 50% मोर देन डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉइन्स इन बैग P एंड Q। अच्छा, ये डाटा थोड़ा सा ना हमें क्लियर नहीं दिया हुआ है। क्लियर कैसे नहीं दिया, इसमें हमें क्या दिया है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉइन्स इन क्यू एंड पी, यानी कि क्यू माइनस पी 50% मोर देन, हाँ, तो ये हमें गिवन है कि ये जो वैल्यू है वो 50% ज़्यादा है, यानी कि 1.5 ऑफ डिफरेंस ऑफ पी माइनस क्यू। बट हमें सिर्फ इतना बोला है डिफरेंस ऑफ क्यू एंड पी, वो क्यू माइनस पी है या पी माइनस क्यू हम नहीं बता सकते। यहाँ पे भी सेम चीज है। अच्छा, यहाँ पे आर आएगा, डिफरेंस ऑफ क्यू एंड आर। ठीक है, यहाँ पे आर आएगा। अब हम यहाँ पे भी नहीं बता सकते कि वो P माइनस क्यू है या Q माइनस पी, इसलिए ये डेटा थोड़ा सा अनक्लियर है, इसे अभी हम नोट नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम में भी हम ऐसे ही करेंगे, हम याद रखेंगे कि ये वाला डाटा हमने नोट नहीं किया है, हम इसे बाद में नोट करेंगे। अच्छा, तो ये डाटा हम बाद में नोट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आगे, सिल्वर coins इन बैग क्यू इज 14 लेस देन दैट ऑफ कॉपर coins इन सेम बैग। यानी कि सिल्वर coins इन बैग क्यू, ये वाले सिल्वर coins 14 लेस हैं कॉपर coins से। यानी कि यहाँ पे जो सिल्वर coins आएंगे वो यहाँ से 14 लेस है, तो मैं लिख सकता हूँ ये 14 वहाँ पे कम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में क्या कह रहा है, while total coins in all the three bags is 130। यानी कि टोटल coins जितने भी हैं हमारे पास वो है 130। then gold coins in bag R is 25% more than copper coins in bag P। गोल्ड coins in bag R, यहाँ पे वो 25% ज्यादा है किससे, कॉपर coins in bag P। यानी कि 8x से 25% ज्यादा मीन्स की 10x। ठीक है, और क्या कह रहा है भाई, टोटल coins in bag R is 25Z, और Z एक इंटीजर है। इसका मतलब यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे जो टोटल कॉइन्स हैं वो है 25Z, ठीक है, और Z एक इंटीजर है। देन लास्ट पॉइंट जिसमें हमें कह रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स इन बैग क्यू इज लेस देन अदर टू बैग्स, यानी कि जो क्यू बैग है उसमें कॉइन्स P और R दोनों के मुकाबले कम है। एंड नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन बैग क्यू इज लेस देन एनी ऑफ द बैग। इसका क्या मतलब है कि जो क्यू वाला बैग है उसमें जो गोल्ड कॉइन्स है, यानी कि ये जो वैल्यू है P की, वो सभी वैल्यूज ये सब वैल्यूज से सबसे कम है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। अच्छा, तो अच्छा, एक लास्ट पॉइंट हमने अभी रह गया है, वो है ये वाला जो हमने पहले छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि हमें नहीं पता था कि Q माइनस आर आएगा या Q या R माइनस क्यू आएगा। बट अब इस डेटा की वजह से हमें क्लियर है कि Q है सबसे छोटा, तो ऑब्वियसली Q माइनस आर नहीं आ सकता, R माइनस क्यू आएगा। तो अब हम ये डेटा नोट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? Q R माइनस क्यू is equals to 1.5 into difference of P and Q, यानी P माइनस Q, ठीक है। और R की जो टोटल कॉइन्स हैं, R के जो टोटल कॉइन्स हैं वो हमें दे रखा है, कितने हैं वो? 25Z। तो मैं R की जगह सीधा 25Z ही लिख दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा 25Z माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1.5 P माइनस 1.5 Q। और यहाँ से अगर मैं Q को एक साइड कर लूँ तो वो हो जाएगा 25 Z इक्वल्स टू 1.5 P माइनस 0.5 Q। अगर बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 50Z इक्वल्स टू 3P माइनस Q, ठीक है। और यहाँ से हमारी Q की वैल्यू क्या निकल आएगी? 3P माइनस 50Z। यहाँ से ये मेरी वैल्यू निकल आई Q की, ठीक है। अब हमें एक और इक्वेशन पता है कि P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 130। हमें गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 130। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, P को हम क्या लिखेंगे? P को P ही लिखेंगे। Q को क्या लिख सकते हैं? 3P माइनस 50Z। और R की वैल्यू क्या है? 25Z विच इज इक्वल्स टू 130, ठीक है। अब ये वैल्यू हम आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब P प्लस P क्या हो जाएगा? 4P माइनस 25Z इक्वल्स टू 130, ठीक है। और अब कह सकते हैं यहाँ से कि P की वैल्यू क्या आएगी? 130 प्लस 25Z अपॉन 4। यही हमारी मेन वैल्यू है जिससे हम बाकी का ये डेटा सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जो z है, हमें गिवन है कि जो हमारे पास z है वो एक इंटीजर है। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती हैं? जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। बट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे, जैसे पॉजिटिव 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो 25z है वहाँ पे हम ये सारी वैल्यूज फिल करेंगे। अब फिल कैसे करेंगे? ऑब्वियसली जो p की वैल्यू है वो भी नंबर ऑफ कॉइन्स है, और नंबर ऑफ कॉइन्स पॉइंट में नहीं हो सकता, यानी कि 130 प्लस 25Z ये 4 का मल्टीपल होगा, तभी तो ये डिवाइड होके एक एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब इसको 4 का मल्टीपल होने के लिए ये जो नंबर है 25Z इसे इवन होना पड़ेगा। तो 25Z को इवन होने के लिए Z को इवन होना पड़ेगा, ठीक है। अब Z इवन कहाँ पे होगा? Z इवन हो सकता है Z इक्वल टू 2 4 6, इस वाली वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं Z की वैल्यू 2 कंसिडर करता हूं तो ये हो जाएगा 50।
और वहां से P की वैल्यू क्या निकल आएगी 180/4 यानी कि 90 और 45। ठीक है, अगर मैं Z की वैल्यू 4 कंसिडर करता हूं तो ये हो जाएगा 100 और 130 230 यानी कि 230 यानी कि 115 57। यहाँ से P की वैल्यू हो जाएगी 57.5 और ये वैल्यू हो जाएगी 100। ये वैल्यू नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉइंट्स में नहीं होंगे। अगर मैं Z की वैल्यू 6 कंसिडर करता हूँ तो ये हो जाएगा 150 और ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल कॉइन्स ही 130 है। अगर टोटल कॉइन्स ही 130 है तो सिर्फ आर के कॉइन्स 150 कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आर के पास कॉइन्स कितने हैं 25Z। जेड अगर मैंने 6 लिया तो ये 150 हो जाएंगे। इसलिए एक ही वैल्यू पॉसिबल आ रही है, वो है फर्स्ट वाली, ये वाली वैल्यू जिसमें Z हमारा 50 है और P की वैल्यू 45 है। ठीक है, अच्छा अब यही डेटा हम आगे फिल करेंगे। ठीक है, बोर्ड को क्लियर कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे पता है 25Z की जगह क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा 50 क्योंकि Z की वैल्यू 2 थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 45। अब मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 130 थे, 130 में से 95 गया तो ये आ गया 35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो वैल्यू है ये 11x है। 11x यानी कि 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल, अगर मैं 11 के कुछ मल्टीपल देखता हूँ जैसे कि 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, 11 थ्री ज़ा 33, तो क्या ये वैल्यू 33 हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये वैल्यू अगर 33 होगी ये उससे 14 कम होगा यानी कि 19। 19 और 33 इन दोनों को मिला के ही हमें हमारे पास आ जाएगा 52, जो कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 35 है। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू ध्यान में रखनी है, कौन सी पॉसिबल हो सकती है। तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्या इसको मैं 11 ले सकता हूँ? 11 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू 11 है तो ये 11 से 14 कम है, जो कि होगा -3। तो ये वैल्यू माइनस में पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली वैल्यू भी नहीं हो सकती। यानी कि ये एक ही वैल्यू हो सकती है, वो है 22। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो x है वो x की वैल्यू क्या है 2, और पहले हमने z की वैल्यू निकाली थी 25Z, वो भी 2 थी। ठीक है, यानी कि इसकी जगह क्या आएगा 22, और ये वाली वैल्यू जो कि इससे 14 कम है, तो 22 से 14 गया 8। टोटल कॉइन्स है 35, 35 22 और 8 हो गया 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अगर यहाँ पे 5 आ गया तो ये उसका डबल है, तो ये हो जाएगा 10। अच्छा, अभी x की वैल्यू हमने 2 निकाली है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 16। अगर ये वैल्यू 16 हो गई तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, अब सारी वैल्यूज निकल आई हैं, बस ये 3 वैल्यूज रह गई हैं जिसमें हमें क्या गिवन है, ये वैल्यू प्राइम नंबर है जो कि इस वाली वैल्यू से बड़ी है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी 16 और 10, 26, 45 में से 26 गया तो ये हो गया 19। अब ये वाली वैल्यू प्राइम है जो कि 19 से बड़ी है। अब ध्यान रखो, यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी उसका सम क्या होगा 30। क्यों? क्योंकि 50 वैल्यू यहाँ पे है और 20 वहां पे है, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी 30 आएगी। अच्छा, ठीक है, अब 19 से बड़े प्राइम नंबर देख लो। सबसे पहले तो कौन सा है, एक तो है 23। 23 के बाद में आएगा 29। 29 के बाद वाला नंबर हम नहीं ले सकते 31, क्योंकि यहाँ पे 31 नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों का सम ही 30 है, तो ये अकेला 31 नहीं हो सकता, तो इसको भूल जाओ। ठीक है, देन ये दो वैल्यू, अगर सम 30 है तो अगर यहाँ पे सिल्वर वाले कॉइन्स 29 होंगे तो ये वाले जो कॉइन्स हैं कॉपर वाले वो 1 हो जाएगा, क्योंकि सम 30 है, तो ये हो जाएगा 1 और ये यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें एक लाइन गिवन थी जिसमें हमें बोला गया था कि ये वाली जो वैल्यू है, ये लाइन कहाँ पे गिवन है, ये वाली लाइन यहाँ पे गिवन है कि जो क्यू में गोल्ड कॉइन्स हैं वो किसी भी बैग के कॉइन से सबसे लेस है।
अगर ये वाली वैल्यू 5 है तो ये वाली वैल्यू 1 कैसे आ सकती है, इसलिए ये वाली वैल्यू आएगी 7, तो ये जो वैल्यू है ये आएगी 23। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ये हमारा मेन टेबल बन चुका है। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर है। देन अब हम करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो सेम इस क्वेश्चन में भी हम वैसे ही करेंगे, सबसे पहले आप इसको पोज करेंगे देन ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, द एरिया ऑफ ए कोन इज y सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस एरिया ऑफ ए कोन इज y सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज y प्लस 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले कोन हमें एक दे रखा है जिसको उसने बोला है बेस एरिया, बेस ये है कोन का बेस, तो कोन का बेस कैसा है, सर्कुलर। ठीक है, यानी कि कोन के बेस एरिया का मतलब क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट बिलो द कोन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, वाई के। देन हमें उसकी वॉल्यूम भी गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो किसके इक्वल है, वाई प्लस 192 के। ठीक है, इतना क्लियर है। देन हमें सिलेंडर, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज, अच्छा एक सिलेंडर भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज, हाइट ऑफ सिलेंडर इज z माइनस 1 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज m प्लस 4। यहाँ पे लिख लेते हैं कि अब हमारे पास एक सिलेंडर भी है जिसकी हमें हाइट दे रखी है z माइनस 1 और उसका रेडियस हमें दे रखा है m प्लस 4, ये है रेडियस। ठीक है, अच्छा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द कोन इज m, और फिर से वो कोन पे आ गया, क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ द कोन इज m, यानी कि r की वैल्यू यहाँ पे m है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज, यानी कि h की वैल्यू है z। और क्या कह रहा है, द बेस एरिया ऑफ द कोन इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 24 टाइम्स इट्स रेडियस, यानी कि जो कोन का बेस एरिया है वो 24 टाइम्स ऑफ रेडियस है। कोन का बेस एरिया कौन सा है, यही तो है कोन का बेस एरिया, मैंने अभी बताया था। ये किसके इक्वल है, 24 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, यानी कि मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 24 ऑफ आर, और आर पाई की वैल्यू हम बोले हैं 3 लेनी है, यानी 3 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 आर, और यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, अच्छा अब यही जो वैल्यू जो आर की 8 आई है हम वो पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, 1/3 इंटू 3 आर स्क्वेयर एच, एच की वैल्यू हमें गिवन है, हमें जेड लेनी है, इक्वल्स टू वाई प्लस 192। ठीक है, यहाँ से 3 कट जाएगा, 8 स्क्वायर यानी 64, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई प्लस 192 अपॉन 64। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो वैल्यूज हमने निकालनी थी वो निकाल दी है, आर की वैल्यू 8 निकाल ली है यहाँ पे हमने, और जेड की वैल्यू हमने निकाल ली है ये वाली। ठीक है, अब आते हैं सिलेंडर वाली साइड पे, हमें बोला है कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 नहीं, सिंपल पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोण का होता है। ठीक है, अच्छा पाई की वैल्यू हमने, अच्छा पाई की वैल्यू अब हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें पाई की वैल्यू में ही गिवन रखे हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आप नहीं देखोगे। अच्छा देन पाई की वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे, आर की वैल्यू, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आर है हमारे पास m प्लस 4, अब m की वैल्यू क्या हमें गिवन है, हाँ हमें गिवन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोन वाले केस में हमें बोला था कि r जो है वो m के ही इक्वल है, तो रेडियस की वैल्यू हमने 8 निकाली है, यानी कि m की वैल्यू 8 है, तो इस केस में m प्लस 4 किसके इक्वल हो जाएगा, m प्लस 4 मीन्स की 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू एच, एच यानी हाइट जो कि है z माइनस 1। अच्छा अब z की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब यहां से हम निकालेंगे z माइनस 1। ठीक है, z माइनस 1 क्या हो जाएगा, y प्लस 192 माइनस 1 अपॉन 64,
एलसीएम लेने के बाद क्या वैल्यू आएगी, y प्लस 192 माइनस 64, और 192 में से 64 अगर माइनस किए तो 128 अपॉन 64, ये वैल्यू आ गई z माइनस 1 की। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, y प्लस 128 अपॉन 64। अब दुविधा ये है कि y की वैल्यू क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर होगा तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। अच्छा, y की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले फिर से वहीं पे जाएंगे, इस यहाँ पे जहाँ पे हमें गिवन है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो पाई आर स्क्वायर अगर y के इक्वल है तो पाई की वैल्यू 3, आर स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर इक्वल टू वाई यानी कि 8 स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 64, जो कि होता है इक्वल टू 192। ये आ गई वैल्यू आपकी y की। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे पाई इंटू 144 इंटू 192 और 120 हो गया ये 320, 320 अपॉन 64 कट करोगे ये आ जाएगा 5, ठीक है। और 144 इंटू 5 इज 720 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया है, there is a train of length train p of length z meter is running at a speed of y meter per second and it crosses a platform which is 25% less than that of its length in 14 सेकेंड। क्या कह रहा है, हमारे पास एक ट्रेन है p जिसकी लेंथ दी है हमें z मीटर्स, ठीक है, और वो y मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। जिस प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ इससे 25% कम है, ठीक है। और कितनी देर में क्रॉस कर रही है, वो क्रॉस कर रही है 14 सेकेंड्स में, ठीक है। अब जहाँ पे भी 25% वगैरह ये वैल्यूज आती हैं तो हमें पता है वहां पे हम क्या करेंगे, ये जो z है ना हम इसको 4a लेट कर लेंगे, इसकी लेंथ को ट्रेन p को 4a लेंथ कर लेंगे, सो दैट ये जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ हो जाएगी 3a, ठीक है, क्योंकि वो 25% कम है। अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है हमारे पास y मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस क्या है 4a प्लस 3a, टाइम क्या है 14, ठीक है। 4a प्लस 3a यानी 7 है, 7a अपॉन 14 ये सब a/2। तो यहां से मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू a/2 या फिर a इज इक्वल टू 2y, ठीक है। इतना क्लियर है। ये वैल्यू हमने निकाल ली है यहां से। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, ट्रेन पी ओवरटेक्स ट्रेन क्यू। ट्रेन पी ट्रेन क्यू को ओवरटेक कर रही है यानी कि पी की स्पीड ज्यादा है, विच इज रनिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन यानी कि स्पीड माइनस होगी, एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब सारी वैल्यूज हमें, जैसे ये पी की वैल्यू है हमें वो मीटर पर सेकंड में दी थी यहाँ पे, तो ये वाली जो 90 वाली वैल्यू है इसे भी हम मीटर पर सेकंड में ही निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, 5/18 करके। ये हो जाएगा 5 और ये 25, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इन 108 सेकंड। यानी पी क्यू को ओवरटेक कर रहा है 108 सेकंड में, ठीक है। और जो क्यू की लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू इज 60 मीटर्स मोर देन दैट ऑफ पी, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास एक पी है और एक यहाँ पे क्यू है। पी वाले की जो स्पीड है वो है y मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। पी वाली की जो लेंथ है, कितनी लेंथ है 4a, और यहाँ पे लेंथ कितनी है 60 मोर देन पी यानी 4a प्लस 60, और एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं 108 सेकंड्स में। तो क्या लिखेंगे हम, वही फिर से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है y माइनस 25 इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है 4a प्लस 60 यानी 8a प्लस 60 अपॉन टाइम 108, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 108y माइनस 108 को 25 से करेंगे
तो ये हो जाएगा 54 और 2700 इक्वल्स टू 8a। अच्छा, आप 8a को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे है y, यहाँ पे है 8a, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे a की वैल्यू 2y है, अगर a की वैल्यू 2y है तो 8a क्या हो जाएगा आपका, 8a आपका 16y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 16y प्लस 60। ठीक है, अब डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 92y इज इक्वल्स टू 2760। अब हम अगर डिवाइड करेंगे 2760 अपॉन 92 को, ठीक है, तो सबसे पहले ये कट करेंगे हम, अगर तो ये 23 पे तो जाता ही है, 23 फोर ज़ा, ये हो जाएगा 23 वन ज़ा और 46 यानी 2, यानी 120, ये चला जाएगा 30, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 30। अगर y की वैल्यू 30 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। अब हमने फाइंड करना है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन p एंड q। p की वैल्यू कितनी थी 4a, q की कितनी थी 4a प्लस 60, उससे 60 ज़्यादा, यानी 8a, यानी 8 इंटू 60, a की वैल्यू 60 है प्लस 60, ये हो जाएगा 8 से 48, 48 और 60 ये हो जाएगा 540, 540 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। अच्छा, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन आल्सो। इसमें मैं क्या बोला है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल P is a piece ham and it is sold after a discount of 10%, thus earning a profit of Z%। ठीक है, एक आर्टिकल है P, ठीक है, जो कि जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है m रुपीस है। ठीक है, चलो इसको छोड़ दो। देन हमें डिस्काउंट परसेंट कितना गिवन है, डिस्काउंट परसेंट है 10%, और हमें प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट परसेंट है Z%। ठीक है, मैंने लिख लिया। देन क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल Q, यहां पे आ जाओ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल Q, एक आर्टिकल Q है, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास n है। ठीक है, डिस्काउंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15%, दस अर्निंग प्रॉफिट ऑफ, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है 2Z प्लस 30%। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं, वो इसलिए लिखते हैं ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, पढ़ने पढ़ते हम फिर से भूल जाते हैं हमने पहले, इसलिए हमने पहले डेटा लिख लिया है। ठीक है, और हमें पता भी चल गया है कि हमने कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट दोनों का गिवन है, प्रॉफिट परसेंट दोनों का गिवन है। देन क्या कह रहे हैं, मार्केट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, यानी कि दोनों का मार्केट प्राइस सेम है, एंड द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ P इज 50% मोर देन दैट ऑफ Q। ठीक है, कह रहे हैं कि P का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 50% ज्यादा है Q से। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम हमने क्या लिखा था, C इक्वल्स टू M, हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम, ये 50% ज्यादा है तो हम इसको, इसको नहीं, हाँ इसको x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं, तो ये उससे 50% ज्यादा है P का, तो ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, और डिस्काउंट हमें गिवन था 10%, प्रॉफिट हमारा था Z%। ठीक है, अब दोनों का मार्केट प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, अब मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, हमें डिस्काउंट तो दे रखा है बट हमें सेलिंग प्राइस नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, उसी की हेल्प से हम डिस्काउंट की हेल्प से मार्केट प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा इसका 3x प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस 3x का ही तो Z%, 3x Z अपॉन 100, ये आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, देन इसके लिए सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे,
इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 2x प्लस 2x का ही 2z प्लस 30%, यानी कि 2x इंटू 2z क्या हो गया 4xz प्लस 2x का 30% यानी 0.6x, ठीक है, अपॉन 100 सिर्फ यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाल ही दी है, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 300x प्लस 3xz अपॉन 100, इसको क्या करेंगे ये क्या हो जाएगा 2.6x प्लस 4xz अपॉन 100, इसको हम लिख सकते हैं 260 प्लस 4xz अपॉन 100, ठीक है, इतना क्लियर है। देन हम क्या निकालेंगे मार्केट प्राइस दोनों का। मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ये जो डिस्काउंट है 10% का है, डिस्काउंट 10% का है यानी कि ये 90% की वैल्यू है। अगर ये वैल्यू 90% की है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 100 अपॉन 90, ये आ गया आपका मार्केट प्राइस। और ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये 85% की वैल्यू है। इसमें क्या करेंगे इंटू 100 अपॉन 85, इतना क्लियर है। अब दोनों की कटिंग कर देते हैं, कटिंग करेंगे तो क्या होगा ये और ये कट हो जाएगा 17 पे और ये 20 पे। ऊपर इस वाले केस में ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा। अब दोनों का मार्केट प्राइस अगर सेम है तो हम लिख लेते हैं कि दोनों का मार्केट प्राइस सेम कर देते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमें 300 300x प्लस 3xz अपॉन 100 इंटू 10/9 इक्वल्स टू 260 प्लस 4xz अपॉन 100 इंटू 20/70, ठीक है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, इसको हम एज कर देंगे, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है, अब ध्यान से देखो, ये वाली 100 ये 100 कट जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगी, बाकी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे ये वाला जो 3 है वो कट जाएगा इससे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1700x प्लस 17xz इक्वल्स टू 3। अच्छा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ 0 कटा है, ये 2 है यहाँ पे, ये वाला 3 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा 6, और 6 इंटू 26, 6 इंटू 6 36, तो 12 12 3 15 1560 प्लस 6 4 24 एक्स जेड, ठीक है। अब यहाँ पे 1700 में से ये क्या, ये हो गया 140 इक्वल्स टू 7xz, और यहां से xz की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, इतना क्लियर है, ठीक है। यहां से अभी हमने xz की वैल्यू निकाल ली है 20। अच्छा एक मिनट, xz की वैल्यू 20 नहीं, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे भी x था, तो ये 20x था, यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है, z की वैल्यू आ जाएगी 20। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द अनदर आर्टिकल। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 1200 है, कॉस्ट प्राइस है 1200 एंड सोल्ड एट 2z प्लस 10%। अच्छा 2z, z की वैल्यू है 20, 2z 40, 40 प्लस 10 50%, यानी कि उसको अगर हमने 50% पे सेल किया, obviously 1200 यानी 600, 12 और 6 यानी कि 1800 आंसर, यानी कि बी ऑप्शन, क्लियर है। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ जेड
P is Z years and that of Q is Y years। ठीक है, एक तरफ P है एक तरफ है Q, इनकी प्रेजेंट एज गिवन है, इसकी है Z इसकी है Y। ठीक है, P is M plus 44 years elder than Q and this age of S after 4 years is 68। ठीक है, S की 4 साल बाद अगर 68 है तो अभी 64 है। ठीक है, और P जो है वो Q से बड़ा है, कितना बड़ा है, M plus 4 years। ठीक है, देन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आर एस। अब आर और एस की प्रेजेंट एज की रेशियो हमें गिवन है, क्या गिवन है, आर और एस की रेशियो 23 और 32, इसकी वैल्यू 64 है तो इसकी वैल्यू 46 हो गई। ठीक है, एंड Q इज नॉट एल्टर देन S। क्या कह रहा है, जो Q है वो S से बड़ा नहीं है, यानी Q S से छोटा है, बट एल्टर देन R, बट Q R से बड़ा है। ठीक है, यानी कि R की वैल्यू जो 23 है Q उससे तो बड़ा है, बट जो Q S की वैल्यू जो 64 है वो उससे छोटा है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ P इज 37.5% मोर देन दैट ऑफ Q। यानी कि जो P की प्रेजेंट एज है वो Q से 37.5% ज्यादा है। 37.5% मीन्स की 3/8, यानी कि अगर Q की वैल्यू 8 है तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक तरीके से ये रेशो देख रखा है P और Q की एज का रेशो। अच्छा, P और Q की एज का रेशो 1:11:8 है। इससे क्या समझ आ रहा है कि Q की जो एज है वो 8 का मल्टीपल है। ठीक है, अगर Q की एज 8 का मल्टीपल है, सॉरी यहाँ पे 46, हाँ ठीक है। अच्छा, अगर Q की एज अगर 8 का मल्टीपल है तो 46 से बड़ा 8 का मल्टीपल कौन सा है, एक तो है 48, एक है 56 और एक है 64। अब 64 से बड़ा नहीं ले सकते क्योंकि Q की वैल्यू 64 से कम है। ठीक है, कम है इन द सेंस हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है, नोट एल्टर देन एस। नोट एल्टर का मीन्स की इसका मतलब क्या हो सकता है कि उससे यानी कि ये लेस देन इक्वल टू Q है। ठीक है, अच्छा, बट एल्टर देन आर यानी कि इससे तो ग्रेटर है, यानी कि 64 वाली वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा, अगर ये तीनों वैल्यू किसकी पॉसिबल है, Q की। अगर ये वैल्यू Q की पॉसिबल है तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P है 11। ठीक है, हमें पता है इनकी रेशियो है 11:8। ठीक है, 8 6 48, 11 6 66, 8 7 56, 11 7 77, 8 8 64, 11 8 88। तो P की ये तीन वैल्यूज पॉसिबल है। अब ध्यान से देखो, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑल पर्सन से कह रहे हैं, ऑल पर्सन हैव देयर बर्थडे टुडे, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M। M की सारी पॉसिबल वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें पता है P और Q के बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने लिखा है वो M+4 का है। यहाँ पे P और Q के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 18 का। यहाँ पे डिफरेंस है 21 का, यहाँ पे डिफरेंस है 24 का। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है M+4। अगर ये M+4 है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 14, 17 और 20, इसको ऐड कर दो 31 और ये हो जाएगा 51। 51 इज द आंसर। ठीक है, तो बी ऑप्शन 51 आंसर हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा और यहीं पे वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।